Hello students. So this is the third video regarding the current electricity J advanced previous year questions selected PYQs जो हम डिस्कस कर रहे हैं. So इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया गया है कि in the given circuit the switch S is closed at time t equal to 0. The charge Q on the capacitor at an instant t is given by Q of t Q naught bracket 1 minus e raised to minus alpha t. और हमें यहाँ पे फाइंड करना ये है कि क्यू नॉट एंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स क्या होगा. यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट ये करनी है कि एक सिंपल जो आरसी सर्किट होता है ना, उसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है. एंड आई थिंक हम कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास चार्ज होता है दैट इज़ क्यू, ये हमारे पास होता है जो अगर मैं क्यू नॉट के टर्म्स में लिखूँ, क्यू नॉट दैट इज़ द स्टेडी स्टेट चार्ज, ब्रैकेट में ये हो जाता है 1 माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ. आई थिंक हमें ये पता है ना. और ये जो टाउ होता है ये हमारा होता है आर सी, जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, है ना. ये हमारा सिंपल आरसी नेटवर्क का फंडा. पर आपके पास अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ जाए जहाँ पे यू हैव मोर देन वन रजिस्टर, है ना, यू हैव सम काइंड ऑफ सर्किट, तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए. सो ऐसे वाले सर्किट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे ही स्विच क्लोज किया तो एट टी इक्वल टू 0 तुम सबसे पहले सर्किट में करंट फाइंड कर लो. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. ठीक है. सो उस केस में टी इक्वल टू 0 पे आपका करंट क्या होगा, तो आपको उस केस में सी को क्या अज्यूम करना है, सी वी हैव टू अज्यूम इट एज शॉर्ट सर्किट. और क्योंकि सी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आपका जितना भी करंट है वो पूरा कैपेसिटर के थ्रू पास होगा. सो R2 में से करंट 0 होगा और उस केस में जो तुम्हारा इनिशियल करंट होगा I1, है ना, वो हो जाना चाहिए इट इज़ नथिंग बट V बाय R1. ठीक है. अब देखो ये मेथड दे रहा हूँ मैं, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर सर्किट्स अगर आपके पास ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो. ओके. इसके बाद हम सेकंड फाइंड करते हैं कि मान लो कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ. t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इट विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट. हेंस आपका जो करंट हो जाएगा, जो मैं बोलूँगा स्टेडी स्टेट करंट है, फाइनल करंट I2, इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि अब कैपेसिटर में से कोई भी करंट पास नहीं होगा तो वो हो जाना चाहिए V अपॉन R1 प्लस R2. ओके. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है. ठीक है बेटा. अब उस केस में है ना, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, तो आपको ये समझना है कि ये कैपेसिटर यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है अक्रॉस R2, तो जितना R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और आपको पता है कि लेट्स से इसको वोल्टेज को मैं V2 नाम देता हूँ, तो वो हो जाना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग नथिंग बट I2, है ना, I2 इंटू R2. और दिस इज नथिंग बट, जैसे मैं यहाँ पे I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो हो जाएगा VR2 अपॉन R1 प्लस R2. और ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो इस सी के अक्रॉस आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं. तो इसका जो फाइनल चार्ज हो जाएगा, मतलब जो स्टेडी स्टेट चार्ज हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मली क्यू नॉट बोलते हैं, वो हो जाना चाहिए इट इज़ नथिंग बट क्यू नॉट इज इक्वल टू सी इंटू दिस V2. सो आपको क्यू नॉट की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई, क्यू नॉट इज गोइंग टू बी नथिंग बट सी इंटू V2. तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू डाल दूँ तो ये हो जाएगा बेटा कितना, CV टाइम्स R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके. तो ये तो आपका क्यू नॉट हो गया. अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंकित सर कैसे फाइंड करें रिगार्डिंग द नथिंग बट द टाइम कांस्टेंट. ओके. वो भी मैं अब आपको बेस्ट तरीका देता हूँ. ओके. टाइम कांस्टेंट ये जो आर सी होता है, इसको भी आई हैव अ शॉर्टकट फॉर दैट, टाउ इज इक्वल टू
जिसको मैं बोलता हूँ आर इक्विवेलेंट इंटू सी। अब आप बोलोगे अंकित सर ये आर इक्विवेलेंट इंटू सी क्या होता है? तो आपको अगर ऐसे कोई सर्किट आए ना, उस केस में आपको एक स्टेप याद रखना है। ये आपका थर्ड स्टेप होता है नॉर्मली। द थर्ड स्टेप इज, आपके पास जितने भी सोर्स ऑफ बैटरी है, सुनना अच्छे से बेटा, आपके पास जितने भी सोर्स ऑफ बैटरी है, आप उस सारे बैटरी को शॉर्ट कर दोगे, और यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, आपको आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस फाइंड करना है? कैपेसिटर। तो अभी इसी सर्किट को है ना, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसको अज्यूम करो, बैटरी को यहाँ पे शॉर्ट कर दो। ओके, ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा टर्मिनल और एक ऐसा टर्मिनल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे ये आपके पास आ गया। सो टेक्निकली हो जाएगा R2, और ये क्या हो जाएगा R1, और आपने कैपेसिटी को निकाल दिया है ना, और उस कैपेसिटर के अक्रॉस आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे, है ना। अगर मान लो इस टर्मिनल को मैंने ए बी नाम दे दिया, तो आप आर ए बी फाइंड करोगे। और लॉजिकली स्पीकिंग आपको समझ में आ रहा होगा that RAB is nothing but going to be, RAB is nothing but going to be R1 and R2 in parallel, so it is nothing but R1 R2 upon क्या हो जाएगा बेटा? R1 plus R2. So with that logic, your tau is, I think, very very easy. It is nothing but R1 R2 into C upon R1 plus R2. Now it is just a matter of substitution. Substitute the value of tau, और अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में टाउ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एज वेल एज क्यू नॉट तो मिल ही चुका है, सो टाउ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसमें हो जाएगा ऊपर R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 C, और दैट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। ओके, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से और एक बार देख रहे हो, और ऐसे टाइप के और एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए सर्किट बेस्ड। ट्राई करो इस बार वैल्यूज लेके, तो आपको थोड़ा और आइडिया मिलेगा। ओके ओके, सो चीज़ें जो मैंने बताई वो आई थिंक यहाँ पे करी है। यहाँ पे दे हैव यूज द डिफरेंट मेथड एंड आई हैव अप्लाइड द डिफरेंट मेथड। ये मेथड भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इट्स अ सर्किट एनालिसिस। अगर आपको ये ठीक लगता है तो ठीक है, वरना मैं नॉर्मली इसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्विंग आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। हमारे मेथड में इट्स अबाउट जस्ट वेरी सिंपल सब्सटीट्यूशन। ओके, तो आई थिंक वो मेथड काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, नाउ 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंदी है रीड करने में, बट जितना ये लेंदी क्वेश्चन है उतना ही ज़्यादा ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो समझते हैं वन बाय वन। Three identical capacitors C1, C2, C3 have capacitance of 1 microfarad each and they are uncharged initially. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू 1 1 और 1। ठीक है, they are connected in a circuit as shown in the figure, and C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r. The cell electromotive force V naught equal to 8 वोल्ट। तो मेरे पास ये वैल्यू है 8 वोल्ट, और मैंने C1 को फिल कर दिया है विद अ परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन आर। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड व्हाइल द स्विच S2 इज केप्ट ओपन। तो सबसे पहले इसको क्लोज किया है और S2 को ओपन किया है। इससे एक लॉजिकल चीज़ ये है कि जो फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया है वहाँ से आपका जो C3 है वो चार्ज हो जाना चाहिए, है ना। तो C3 चार्ज होगा। ओके, लिखा भी है देखो, व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुल्ली चार्ज S1 इज ओपन। नाउ C3 अगर चार्ज हो गया है तो हम थोड़ा सा उसका इनिशियल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। तो Q, इसको मैं I लिख देता हूँ, QI। ओके, फॉर्मूला में लगाना चाहिए C3 इंटू वी। ओके, और C3 तुम्हारे पास गिवन है 1 और वोल्टेज गिवन है 8, सो इनिशियल चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। नाउ उसके बाद बोला है कि S1 को उसके बाद ओपन कर दिया और उसके बाद S2 को क्लोज साइमल्टेनियसली किया। व्हेन ऑल द कैपेसिटर रीच इक्विलिब्रियम द चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम। उस केस में आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताओ। अब देखो ये चीज़ है ना, ऐसे सेम सिमिलर क्वेश्चंस आपने मेंस में भी देखे होंगे, है ना, कि एक कैपेसिटर को चार्ज करके फिर उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके फिर इक्विलिब्रियम लगा के कॉमन पोटेंशियल फाइंड करो, है ना, एनर्जी लॉस फाइंड करो। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसमें भी अगर हम बात करें, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि सेकंड केस में क्या हो रहा है कि
आपके पास कुछ ऐसा सिनारियो रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, कि ये हमारे पास पहला कैपेसिटर है, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, और आपका जो C3 है वो एक काइंड ऑफ एज अ बैटरी काम करेगा अभी, है ना। पर ये ऐसी बैटरी है जो अपना भी वोल्टेज को धीरे धीरे करके लूज करेगी और चार्ज कम करेगी। ओके, सो सिनारियो कुछ ऐसा है बेटा कि लॉजिकली स्पीकिंग, अगर हम बात कर रहे हैं C1 को और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं C2 को, जबकि C1 इज मेनली काइंड ऑफ दिस वे, सो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब हमें पता है कि इनिशियल चार्ज C3 के पास जो था दैट वाज 8 माइक्रोकूलम, बराबर, और आफ्टर इक्विलिब्रियम इट इज 5 माइक्रोकूलम, और तुम्हें पता है कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, है ना। तो अगर इसका चार्ज इक्विलिब्रियम के बाद 5 माइक्रोकूलम हो चुका है, तो लॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो दोनों के अक्रॉस का जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम, और C2 का भी हो जाना चाहिए बेटा 3 माइक्रोकूलम, बिकॉज टोटल चार्ज 8 होना चाहिए, है ना। ओके, अब सिंपल क्वेश्चन है, सो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ऐसे लूप में घूमने वाला है लाइक दिस वे, और वी आर गोइंग टू राइट डाउन द KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और तुम्हें पता है कि वोल्टेज लॉ अगर आप अप्लाई कर रहे हो बेटा, सो आपको लिखने का तरीका होता है, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, यू हैव टू राइट डाउन प्लस, सो यू शुड राइट डाउन प्लस, बिकॉज ये वोल्टेज है तो इट इज Q/C, तो आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से 5 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ C3, है ना। सो 5/C3, चलो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ, फिर प्लस से माइनस हुआ तो आपको लिखना चाहिए माइनस, ओके, फिर आई थिंक इट इज नथिंग बट 3, ओके, विद द लॉजिक 3 अपॉन, है ना। नाउ दिस इज नथिंग बट C1, है ना, बट आपको पता है, याद रखो बेटा, कि जो C है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक, C एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RA/D, ठीक है। तो आपका जो नया C1 होगा ना बेटा, जैसे अगर ये C1 डैश है, तो ये C1 डैश एप्सिलॉन R टाइम्स इनिशियल C1 हो जाएगा, बट इनिशियल C1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, तो ये हो जाना चाहिए एप्सिलॉन R, परफेक्ट। तो ये हो जाना चाहिए आई थिंक एप्सिलॉन R टाइम्स C1 माइनस दिस मच बी इज इक्वल टू अगेन 3/C2 इज इक्वल टू 0। नाउ C1 C3 C2 सबकी वैल्यू 1 है, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ दैट 5 माइनस 3/एप्सिलॉन R माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore 2 is equal to 3/एप्सिलॉन R, and finally I can safely say that एप्सिलॉन R की वैल्यू हो जानी चाहिए 1.5। दैट्स इट, इतना ही था बेटा, इतना ही क्वेश्चन था ये, इसमें और कुछ नहीं था। बट देखो यार, हाउ दे क्रिएट द क्वेश्चन, है ना, हाउ दे क्रिएट द क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल, इजी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन, ओके। इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है, बट अगेन द मेथड, उन्होंने जो चीज़ें करी है हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है, ठीक है। चलो, जो नीचे का क्वेश्चन है 82 एंड 83, आई थिंक दैट इज नॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, ठीक है। आवर फोकस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 81। द सॉल्यूशन गिवन इन द बैक साइड इज नॉट कंप्लीट, सो मैं जो चीज़ें समझाऊँ वो अच्छे से समझने का ट्राई करना। सबसे पहले बोला गया है कि यार ये है, इन द बैलेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स आर शोन इन द फिगर। Now, the resistance R3 has a temperature coefficient 0.0004 degrees Celsius. If the temperature of R3 is increased by 100 degrees Celsius, the voltage developed between S and T will be कितना। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि R3 का जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, सही है। तो आई थिंक आई शुड यूज द फॉर्मूला R3 डैश मस्ट बी इक्वल टू R3 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और R3 की वैल्यू इनिशियली गिवन है 300, परफेक्ट है बेटा, और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल सकते हैं 1 प्लस अल्फा विच इज 0.0004 इंटू, ये हो जाएगा बेटा
100। विद दैट लॉजिक ये हो जाना चाहिए 300 और ये हो जाना चाहिए 1.04 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। परफेक्ट है। और इससे हो जाएगा 104 इंटू 3 एंड विच इज नथिंग बट 312 ओम। सो इसकी वजह से तुम्हारा जो अब R3 है वो R3 डैश बन गया और 312 हो गया। परफेक्ट। अब आपका सर्किट कुछ ऐसा होगा, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, ये एक वोल्ट मीटर है जो कनेक्ट करा गया है बिटवीन पॉइंट S एंड T टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस S एंड T। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट्स अ सिंपल सर्किट। लेट मी ड्रॉ अ सर्किट, इट विल बी मोर क्लियर नाउ। सो ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास एक बैटरी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक अगेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, नाउ दिस इज 60, दिस इज 312 नाउ, यस और नो? ओके, एंड ये तुम्हारे पास हो जाएगा बेटा 100। परफेक्ट। और ये तो चेंज हुआ ही नहीं है बेटा, दिस इज नथिंग बट 500। ओके, नाउ सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q एंड P एंड Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, सो ये तो 0 पे हो जाएगा, यस और नो बेटा? तो P ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा लॉजिकली स्पीकिंग। ये तुम्हारा पॉइंट S है और ये जो पॉइंट तुम्हारा है वो T है। अब अगर मैं लॉजिकली सोचूं, इफ मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँ, समझना 312 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँ, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्चुअली VS माइनस VQ, बट VQ तो 0 है तो मतलब वो हो जाएगा VS, तो मुझे डायरेक्ट VS की वैल्यू मिलेगी, है ना? तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवाइडर रूल, है ना? मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ बेटा, वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो उसके लिए क्या होता है कि लेट्स से यहाँ का करंट अज्यूम करो, मान लो कि बेटा यहाँ का करंट है I1, है ना? और अज्यूम करो यहाँ का करंट है तुम्हारे पास लेट्स से I2। सो अगर तुम्हें I1 फाइंड करना है ना, सॉरी वोल्टेज फाइंड करना है किसके अक्रॉस का, 312 के अक्रॉस का, तो तुम लेट्स से इसको लिख रहे हो VS, है ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये VS। ठीक, सो ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 312, समझना अच्छे से बेटा, 312 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस उस ब्रांच का विच इज 312 प्लस 60 इंटू द वोल्टेज अप्लाइड विच इज 50। ओके, तो यहाँ से आपको VS मिल जाएगा। एक्चुअली में आपको मिलेगा VSQ, है ना? अगेन वापस मैं समझाने का ट्राई करूंगा, तुम्हें इससे VSQ मिलेगा, बट VSQ इज एक्चुअली नथिंग बट VS माइनस VQ, एंड क्योंकि VQ को मैंने 0 अज्यूम किया है तो वो VS बन जाएगा। विद द सेम लॉजिक मैं VT फाइंड कर सकता हूँ बेटा, और VT हो जाना चाहिए विद द सेम 500 अपॉन 500 प्लस 100 इंटू 50। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और अब आप VS माइनस VT की वैल्यू, है ना, खुद डिटरमाइन कर सकते हो वैल्यू निकाल के। ये अब मैं आपको नहीं बताने वाला ये वैल्यू कितनी आएंगी, प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप अच्छे से इस चीज़ को ट्राई करो। ओके, सिंपल है, कैलकुलेशन के ऊपर पूरा निर्भर करने वाला है कि वैल्यू क्या आएगी। ओके, चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2020 का है, रेसेंट ईयर का है, बट क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इजी। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, this is the last question for this particular segment, the selected PYQs of current electricity. Okay, बहुत जल्द हम और एक हमारे ये वीडियो की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे विद द अदर चैप्टर्स आल्सो। ओके, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, चीज़ें यहाँ पे उन बच्चों को समझ में आएंगी जिनको एग्जैक्टली पता है दैट हाउ मीटर ब्रिज वर्क्स। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। In order to measure the internal resistance R1 of a cell of EMFE, a meter bridge of wire resistance R not equal to 50 ohm. So ये जो है वो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम है ना? प्लीज मेक श्योर करो ये आपको समझ में आए। ओके,
A resistance R0 by 2 and another cell of EMF E by 2 and a galvanometer G are used in a circuit as shown in the figure. If the null point is found at L equal to 72 centimeter, then the value of R1 will be कितना होगा? Okay, now first null point. Null point ये होता है कि अगर मैं मान लो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B, सो उस पॉइंट पे है ना, जब ये नल पॉइंट क्रिएट होगा तो A और B में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो बैटरी है प्लस माइनस वाली E, वो मान लो यहाँ से करंट भेजेगी I, ये करंट यहाँ पे भी जाएगा I, ये करंट यहाँ पे भी जाएगा I, ये करंट यहाँ पे भी जाएगा I, और ये करंट वापस आएगा I. आई होप आपको सबको समझा होगा, बिकॉज बीच में से करंट जाना नहीं चाहिए. और उस केस में मैं क्या आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो अंके सर यस, डेफिनेटली कर सकते हो आप. तो उस केस में आपको सिंपल करना पड़ेगा ई अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस पूरे ब्रांच का. सो एक तो है तुम्हारे पास ये, अगर मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ सी और डी, तो सी और डी के बीच में आपके पास आर नॉट है ना. सो आर नॉट को मैं ले लेता हूँ 50 प्लस आर नॉट बाई 2 है विच इज 25 प्लस आपके पास है आर वन. उससे आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या, 1. परफेक्ट. बट एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ और सिर्फ है ना इतनी ब्रांच देखोगे, ये वाली ब्रांच, और अगर आप इतनी ब्रांच में है ना, या तो ये ब्रांच में या लेफ्ट ब्रांच में कोई भी एक चलेगी, अगर आप उसमें इफ यू ट्राई टू राइट दी KVL, तो वो KVL क्या होगा अगर लॉजिकली जाए तो, कि मतलब इफ आई एम गोइंग लाइक दिस, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू आर नॉट बाई 2 विच इज 25. फिर मैं ए से बी में जब जा रहा हूँ तो माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस ई बाई 2. ओके. और क्या ये आर में से कोई करंट फ्लो होगा? ऑब्वियसली नो, है ना, नहीं होने वाला. ओके, क्योंकि नल पॉइंट है, नल पॉइंट है तो ए और बी में से कोई करंट है ही नहीं. तो इसको डायरेक्टली आप इक्वेट टू क्या कर सकते हो बेटा, 0. दैट्स इट, दैट्स इट. सो उस केस में अगर मैं लॉजिकली जाऊँ तो क्या हो जाना चाहिए, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू ई बाई 2. अगर मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ लेट मी नो, है ना, बता देना मुझे. ओके, सो इट मस्ट बी ई बाई 2 एंड हाँ, एक है गलती, मेरी एक गलती है. सो लेट मी मतलब रेक्टिफाई दैट. पता है क्या गलती है? अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आर नॉट बाई 2 है, उसका तो मैंने लिखा, बट ये जो बी से डी का है ना, उसमें भी रेजिस्टेंस है. अब वो देखो, जैसे मेरा छूट गया अभी, पर मुझे स्ट्राइक इसके लिए हो गया क्योंकि मैं बार बार वो सर्किट को देख रहा था कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छूट जा रही है. सो मुझे समझ में आया कि यार इस पॉइंट का रेजिस्टेंस तो है ना. अब वो कैसे मिलेगा? तो आई थिंक दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट कि एल अगर 72 सेंटीमीटर है ना, तो कॉमन सेंस है कि 100 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है ना. सो विच इज़ 50 ओम. तो जो बी से डी है वो 100 माइनस 72 होगा, है ना, लॉजिकली. तो वो 28 सेंटीमीटर होगा, यस और नो. तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आई थिंक नथिंग बट ये होना चाहिए 50 इंटू 0.28. आई होप ये आपको समझा होगा. ठीक है, 50 इंटू 0.28. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे और एक टर्म आना चाहिए. यहाँ पे और एक टर्म आना चाहिए. सो इट मस्ट बी नथिंग बट, if I'm going from B to D, so I can write down minus of I into this term जो मैंने लिखा हुआ है 50 into 0.28. परफेक्ट. हाँ, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट, अगर सिंप्लीफाई करें तो 50 into 28 डिवाइड बाई 100. सिंपल करते हैं, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14. सो इट इज़ नथिंग बट 14 ओम. परफेक्ट. तो हो जाएगा माइनस आई इंटू 14, फिर ये माइनस आई इंटू 25 प्लस ई बाई 2 इक्वल टू 0. सो ई बाई 2 हो जाना चाहिए नथिंग बट 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3. सो आई थिंक इट इज़ नथिंग बट 39 आई. Therefore,
आई कैन सेफली से दैट आई इज इक्वल टू, है ना, ई डिवाइड बाई ई बाय 72, ई बाय 78. नाउ आई हैव टू इक्वेशन जिसमें करंट है, तो मैं उसको इन्वॉल्व कर सकता हूँ, दैट ई अपॉन 75 प्लस R1 मस्ट बी इज इक्वल टू ई अपॉन 78. विद दैट लॉजिक R1 की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 3. ओके, अगेन सर्किट, इट्स ऑल अबाउट सर्किट, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग के एग्जैक्टली मीटर ब्रिज क्या होता है. तो एडवांस के PYQs से लर्निंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप वहाँ से चीज़ें समझते हैं कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बेटा, एडवांस वाले वहीं पे अटैक कर रहे हैं. और अगर जैसे आप मेरे जैसे कोई गलती कर रही है कि अगर गलती से वो -i/14 भूल जाता, तो आंसर आ तो जाता पर गलत आ जाता. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे एडवांस के PYQs लेके आते हैं. मिलते हैं. टाटा, बाय बाय, सी यू.